अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। पाकिस्तानी ड्रामास, पाकिस्तानी मूवीज़ कैसे बनाए जाते हैं, कहां पर बनाए जाते हैं और पाकिस्तानी मूवीज़, पाकिस्तानी ड्रामास किस तरीके से बनना शुरू हुए और ये कहां पर बनाए जाते थे और ये किस तरीके से बनाए जाते थे। तो आए इस वीडियो में पाकिस्तानी ड्रामास का जो शुरुआती स्टेज था उसे जानने की कोशिश करते हैं और जो पाकिस्तानी ड्रामास और मूवीज है उसकी तारीख, हिस्ट्री को समझने की कोशिश करते हैं। उधर जवानी इधर नशा, रंग में डूबे। पाकिस्तानी ड्रामास और पाकिस्तानी मूवीज का जो हब है वो कराची है। कराची को पाकिस्तानी मूवीज इंडस्ट्री का हब कहा जाता है, लेकिन इससे पहले लाहौर पाकिस्तानी मूवीज इंडस्ट्रीज का हब हुआ करता था। वहां पर लाहौर में पहले मूवीज बनाए जाते थे, वहां पर ड्रामास बनाए जाते थे। वहां पर पाकिस्तानी मूवीज और ड्रामास कुछ इस तरीके से बनना शुरू हुए कि वहां पर लाहौर में अब्दुल रशीद करदार, जो कि एक बहुत बड़ा एक्टर, एक बहुत बड़ा राइटर था, उसने अपना स्टूडियो खोला लाहौर में रावी रोड पर और उस स्टूडियो का नाम द यूनाइटेड प्लेयर्स कॉरपोरेशन रखा। और ये पहला स्टूडियो था जो कि पाकिस्तान में लाहौर में बनाया गया था स्पेशली मूवीज के लिए। उन्होंने, अब्दुल रशीद करदार ने ये जो स्टूडियो था वो रावी रोड पर इस वजह से बनाया कि वहां पर बहुत सारे मशहूर जगह थे, हिस्टोरिकल प्लेसेस वहां पर थे और वहां पर अच्छे व्यूज थे। तो उसकी वजह से उन्होंने वहां पर रावी रोड पर उन्होंने अपना स्टूडियो बनाया, क्योंकि वो आसानी से वहां पर अच्छे व्यूज की तरफ जाते थे और वहां पर अपने मूवीज, अपने वीडियोस रिकॉर्ड करते थे, वहां पर बनाते थे। लेकिन उनको बहुत सारे दूसरे मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। उनमें से पहला मुश्किलात ये था कि जो रावी रोड था वो बहुत खराब रोड था, वहां पर बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स थे वहां पर। उसकी वजह से उनको बहुत सारे मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था और वहां पर लाइट्स भी नहीं थे, वो डिमली रोड था, वो बिल्कुल डिम, बिल्कुल अंधेरे से भरा हुआ रोड था। तो इसकी वजह से वो इतना वीडियोस रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे थे। और वहां उस दौर में, उस वक्त में 1929 में, उस वक्त इतने फैसिलिटीज भी नहीं थे, इतने लाइट्स भी नहीं थे, इतने नए नए टेक्नोलॉजी भी नहीं थे कि यार बंदा नए नए टेक्नोलॉजीज को इस्तेमाल करके जो है ना लाइट्स प्रोड्यूस करे, रोशनी पैदा करे रात को और रात को भी मूवीज बनाए। तो उस वक्त अब्दुल राशिद करदार और जो लोग थे वो सिर्फ दिन को मूवीज बनाते थे। और वहां पर रावी रोड पर जहांगीर और नूरजहां का ग्रेवयार्ड है, उनका मकबरा है, तो इसकी वजह से उन्होंने स्टूडियो वहां पर खोला। और आपको पता है कि वो एक ऐसा दौर था, उस वक्त बड़े बड़े कैमराज हुआ करते थे और उनका बहुत ज्यादा वजन हुआ करता था और वो कैमराज अच्छे क्लियर पिक्चर्स भी, जो इमेज था वो पैदा नहीं करता था और वो बहुत जो है ना ब्लर हुआ करते थे। पिक्चर्स, इमेजेस, वीडियोस ब्लर हुआ करते थे, मींस वो अच्छी तरीके से दिखाई नहीं दिया करते थे। और क्योंकि उस वक्त उन कैमराज में ऐसे टेक्निक्स नहीं थे, उन कैमराज में ऐसे फीचर्स नहीं थे कि वो पिक्चर्स को साफ करे, क्लियर करे और वो पिक्चर्स को कलर दे। वो ऐसा दौर था जो कि ब्लैक एंड व्हाइट का दौर था। जो भी वीडियो रिकॉर्ड करता था तो उसका पिक्चर, उस वीडियो का पिक्चर, जो वीडियो था वो ब्लैक एंड व्हाइट हुआ करता था, काला एंड सफेद हुआ करता था। उस चीज का जो भी कलर हो, वो गोरा हो, काला हो, वो कुछ भी हो, लेकिन उसका कलर क्या होगा कि उसका कलर ब्लैक एंड व्हाइट हुआ करता था। क्योंकि उस वक्त इतना टेक्नोलॉजी नहीं था, उस वक्त कैमराज इतने अच्छे नहीं थे कि वो उन चीजों को कलर दें। तो इस तरीके के मूवीज हुआ करते थे और उस दौर में साइलेंट मूवीज हुआ करते थे कि मूवीज में कोई साउंड नहीं हुआ करता था, मूवीज में कोई डिशू बिशू नहीं हुआ करता था, मूवीज में जो है ना साउंड, सिंगिंग, ये सारी चीजें नहीं हुआ करते थे। वो साइलेंट मूवीज हुआ करते थे, वो सिर्फ इमेजेस दिखाते थे, पिक्चर्स दिखाते थे। जैसे बहुत सारे आप चार्ली चैपलिन के मूवीज देखोगे, लेकिन उसके मूवीज में थोड़े साउंड होंगे, लेकिन इस तरीके के मूवीज हुआ करते थे। पाकिस्तान के आप मूवीज देखोगे 1929 के, तो आपको पता चलेगा कि वहां पर किस तरीके के मूवीज थे। 1921 में पाकिस्तान में लाहौर में पहला मूवी बनाया जाता है और उस मूवी का नाम हुस्न का डाकू रखा जाता है।
फिर 1930 में एक और मूवी बनाया जाता है जिसका नाम सरफरोश रखा जाता है। फिर 1931 में एक और मूवी बनाया जाता है जिसका नाम फरेबी डाकू रखा जाता है। यहाँ पर इन मूवीज ने जो पाकिस्तानी मूवीज का शुरुआती स्टेज था उसका बुनियाद रखा। पाकिस्तान की मूवीज का जो बनने का शुरुआती स्टेज था, पाकिस्तानी मूवीज इंडस्ट्री था, उसका बुनियाद इन मूवीज से रखा गया। 1947 में जब पाकिस्तान आजाद हुआ तो उसकी वजह से जो फिल्म प्रोड्यूसर्स थे, फिल्म ब्रॉडकास्टर थे, उनको बहुत सारा नुकसान होता है इसकी वजह से कि उस दौर में जो फिल्म मेकर्स थे वो इतना अमीर नहीं हुआ करते थे। वो दूसरे लोगों के फंड्स पर डिपेंड करते थे, वो दूसरे लोगों के मदद डिपेंड करते थे। जब उनको मदद मिलता था, फंड मिलता था, तो उससे वो इक्विपमेंट्स कैमरास खरीदते थे, माइक्स थे वो खरीदते थे और दूसरी चीजें खरीदते थे ताकि वो अपना वीडियो रिकॉर्ड करे। और उनको बहुत कम वेजेस दिया जाता था क्योंकि उस दौर में इतने टीवीज नहीं थे, लोग इतने जो वीडियोस थे, मूवीज थे, वो इतना नहीं देखते थे और वो शुरुआती स्टेज था, तो उसकी वजह से लोग इतना तवज्जो नहीं देते थे फिल्मों पर। और टीवीज उन लोगों के पास होता था जैसे जो कि लीड क्लास के होते थे, जैसे महाराजा, अमीर लोग होते थे, गवर्नर होते थे, बहुत बड़े लीड क्लास के होते थे, उनके पास टीवीज होते थे। जो छोटे क्लास के, छोटे तबके के लोग होते थे, कैसे वो मूवी देख सकते हैं, उनके पास कैसे वो टीवी हो सकता है। तो उस वक्त बहुत कम लोग टीवी देखा करते थे और बहुत कम लोग उस पर तवज्जो देते थे, तो इसकी वजह से वो लोग सिर्फ डेली वेजर्स थे, उनको बहुत कम पैसे मिलते थे। जिस तरीके से आजकल अदाकारों को, एक्टर्स को पैसा हासिल होता है एक मूवी बनाने के लिए, इतना उनको पैसा मिलता है जितना उनको मशहूरी मिलता है, उन लोगों को इतना मशहूरी नहीं था, उन लोगों को इतना पैसा नहीं दिया जाता था क्योंकि वह शुरुआती स्टेज था। फिर 1947 में नासिर अहमद जो कि फिल्म प्रोड्यूसर, जो कि ब्रॉडकास्टर था, उसको एक काम दिया जाता है कि जो गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ईस्ट बंगाल बांग्लादेश में आ रहे हैं, तो उसके ऊपर एक इंफॉर्मेशनल फिल्म बनाया जाए जब वो आए। तो नासिर अहमद उस पर एक इंफॉर्मेशनल डॉक्यूमेंट्री की तरह इंफॉर्मेशनल मूवी बनाता है और फिर 7 अगस्त 1948 को एक मूवी बनाया जाता है जिसका नाम तेरी याद होता है। उसके बाद 7 अप्रैल 1950 में एक बहुत बड़ा मूवी और हिट मूवी बनाया जाता है और इसका मूवी का नाम दो आंसू होता है और ये मूवी 25 वीक से ज्यादा टीवी पर चलता है, लोग इसे देखते हैं और इस मूवी को जो है ना सिल्वर जुबली स्टेटस, ये मकाम उसे दिया जाता है और इस फिल्म को बहुत लोग देखते हैं और इस फिल्म के जो एक्टर्स थे उनको बहुत फेम, मशहूरी हासिल होती है। फिर उसके बाद 3 जून 1954 में एक और मूवी बनाया जाता है और इस मूवी का नाम ससी रखा जाता है और ये ससी मूवी भी हिट मूवी होता है और इस ससी मूवी को गोल्डन जुबली स्टेटस दिया जाता है, ये मकाम उसे दिया जाता है। और यहाँ पर 1955 में एक बहुत बड़ा सिंगर वो अपना कैरियर का शुरुआत करता है। वो सिंगर अहमद रुश्दी था। वो अपना सिंगिंग कैरियर इस गाने से स्टार्ट करता है कि बंदर रोड से के मारी। बंदर रोड से के माड़ी मेरी चली रे घोड़ा गाड़ी, बाबू हो जाना फुटपाथ पर, बसों की आज हुई हड़ताल, सवारी की फिर क्या है काल। इस गाने से वो शुरू करता है। फिर उसके बाद 1960s आता है और ये 1960s एक बहुत बड़ा दौर था, एक बहुत बड़ा स्टेज था पाकिस्तानी मूवीज के लिए। यहाँ पर 1960s में पहली बार कलरफुल मूवीज, वो मूवीज जिन मूवीज में कलर होती है, वो मूवीज बनाए जाते हैं क्योंकि इस वक्त ऐसे नए नए टेक्नोलॉजीज आ गए थे, ऐसे नई नई चीजें, फीचर्स, प्रोग्राम्स डाली गई थी कैमरास में और ये ब्लैक व्हाइटनेस वो खत्म किया गया था। ये ब्लैक व्हाइटनेस का जो दौर था वो खत्म किया गया था यहाँ पर 1960s में। और 1960s में जो एक कलरफुल मूवी बनाया गया था उसका नाम अजरा रखा गया था, ये पाकिस्तान में बनाया गया था। फिर उसके बाद यहाँ पर 1962 में एक और मूवी बनाया जाता है और ये बहुत बड़ा मूवी होता है और इस मूवी का नाम शहीद होता है। ये शहीद मूवी निशात सिनेमा कराची में फातिमा जनाब प्रीमियर करता है, इसको वहां पर लोगों को दिखाता है। 1962 में एक और वर्सटाइल एक्टर, एक और बहुत बड़ा अदाकार अपना अदाकारी शुरू करते हैं एक फिल्म से और उस फिल्म का नाम चिराग जलता रहे से शुरू करता है और इस एक्टर का नाम मोहम्मद अली था। फिर 1963 में एक बहुत मशहूर, एक बहुत
चॉकलेट अदाकार अपना अदाकारी पाकिस्तानी मूवीज में शुरू करता है, अपना अदाकारी एक्टिंग कैरियर शुरू करता है और वहीद मुराद होता है। वहीद को चॉकलेटी एक्टर कहा जाता है। उसे मार्लोन ब्रेंडो एंड एल्विस प्रीस्ली के साथ कंपेयर किया जाता है कि वो ये एक्टर उन एक्टर के जैसा था। वहीद मुराद अपना जो एक्टिंग कैरियर एक सॉन्ग के साथ शुरू करता है और उस सॉन्ग का नाम ममता होता है और ये सॉन्ग जिन लोगों ने गाई थी वो सोहेल राणा था, वो कंपोजर था इस सॉन्ग का, और इस सॉन्ग का जो सिंगर था वो अहमद रशीदी था। फिर इसके बाद 1966 में एक और मूवी पाकिस्तान में बनाया गया। ये बहुत बड़ा मूवी था अरमान। ये बहुत बड़ा मूवी था और इसका एक्टर जो अदाकार था वो वहीद मुराद था और ये हिट जाता है मूवी और इसको जो है ना 75 वीक से ज्यादा इसको देखा जाता है और इस मूवी को प्लेटिनम जुबली स्टेटस दिया जाता है और इस मूवी की वजह से वहीद मुराद को बहुत मशहूरी उसे मिलती है, बहुत शोहरत उसे मिलता है और इस मूवी को कहा जाता है ये एक ऐसा मूवी था जिसने पॉप म्यूजिक को पाकिस्तान में जन्म दिया था। यहां से जो म्यूजिक सिंगिंग था पाकिस्तानी मूवीज में शुरू हुआ था। इस पहली मूवी में सॉन्ग्स डाले गए थे, इस पहली मूवी में सिंगिंग किया गया, तो ये पहला एक ऐसा बहुत बड़ा मूवी था। फिर 1967 में एक और अदाकार, एक और एक्टर अपना कैरियर शुरू करते हैं और ये नदीम मलिक होता है। ये बहुत बड़ा एक्टर था और ये अपना कैरियर चकोरी मूवी जो कि 1967 का मूवी था। 1967 के बाद जो पाकिस्तानी मूवीज थे वो आगे बढ़ने शुरू हुए और इससे पहले 1965 में जब पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जंग हुआ था तो उसकी वजह से इंडियन मूवीज थे उन पर बैन लगाया था गया था, तो इसकी वजह से लोगों ने जो पाकिस्तानी मूवीज है उस पर तवज्जो देना शुरू किया, उस पर तवज्जो डालना शुरू की। फिर उसके बाद 1960s, 1970s, 1980s ये एक ऐसा दौर था जिस दौर में पाकिस्तानी मूवीज ने तरक्की करना शुरू किया और बहुत सारी मूवीज बनाना शुरू किए, तो उन्होंने मुख्तलिफ मूवीज बनाना शुरू किए। फिर एक बहुत बड़ा मूवी बनाया जाता है और ये मूवी जिंदा लाश था। ये जिंदा लाश एक हॉरर खौफनाक मूवी था। फिर उसके बाद 1971 में एक और मूवी बनाया जाता है और ये तहजीब मूवी होता है। 1971 में एक और बहुत बड़ा मूवी बनाया जाता है और जिसका नाम दोस्ती होता है। ये दोस्ती मूवी 100 वीक से ज्यादा इसको देखा जाता है और इस मूवी को डायमंड जुबली स्टेटस दिया जाता है, बहुत बड़ा मकाम इसको दिया जाता है। फिर 1976 में क्वेटा में एक बलोच मूवी रिलीज की जाने वाली थी, उधर रिलीज करने वाले थे फिल्म प्रोड्यूसर्स और उस मूवी का नाम हमाल ओ महगंज, लेकिन उस सिनेमा पर जो है ना मॉब्स ने अटैक किया था और उस मूवीज को रिलीज होने से रोका था। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या होता है कि पॉलिटिकल मसले, सियासी मसले भी होते थे। फिर 1978 जब मोहम्मद जनरल जियाउल हक का दौर आता है पाकिस्तान पर तो वो यहाँ पर पाकिस्तानी मूवीज पर रेस्ट्रिक्शंस डालना शुरू करते हैं। वो इस वजह से रेस्ट्रिक्शंस डालना शुरू करते हैं, पाबंदी डालना शुरू करते हैं क्योंकि वहां पर उस दौर में पाकिस्तानी मूवीज के जो अदाकारी थी, जो एक्ट्रेसेस थी, वो क्या करती थी कि वो छोटे छोटे कपड़े पहनती थी, मोडेस्टी फॉलो नहीं करती थी और वो कामें करती थी जो कि इस्लामिक एथिक्स के खिलाफ थी। इस्लाम के जो एथिक्स थे उसके खिलाफ थे, तो उसकी वजह से उसने बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस उन पर डाले। फिर 1979 में एक और बहुत बड़ा मूवी बनाया जाता है और ये मूवी का नाम मौलाजत होता है। इस मौलाजत का जो एक्टर था वो सुल्तान राही था। सुल्तान राही ने ऑलरेडी अपना कैरियर 1970 में शुरू किया था, वो भी एक बहुत बड़ा पंजाबी एक्टर था और ये पंजाबी मूवी था। फिर उसके बाद 1979 में एक और मूवी रिलीज की जाती है जो कि फेमिनिज्म औरत पर होती है और इसका नाम औरत राज होता है। फिर 1978 के बाद 80 से लेकर 1990s तक यहाँ पर बहुत डिक्लाइन होता है। जो पाकिस्तानी मूवीज थे वो उनका जो जवाल था वो यहाँ से फिर शुरू होता है। फिर उसके बाद जीवा नाम का मूवी बनाया जाता है और 1990 में बहुत सारे मूवीज बनाए जाते हैं और ये 1990s के जो मूवी थे उनमें से दीवाने थे प्यार के, उनमें से दूसरा सिंघम था, उनमें से तीसरा मुझे चांद चाहिए और बहुत सारे ऐसे मशहूर मूवीज थे। फिर 1990s में यहाँ पर पाकिस्तानी मूवीज का जवाल शुरू होता है। पहले तो 100 से ज्यादा हर साल मूवीज बनाए जाते थे 11 फिल्म इंडस्ट्रीज में, बहुत सारी जगहों पर फिल्म इंडस्ट्रीज खोले गए थे। बांग्लादेश में, सिंध में, बहुत सारी मुख्तलिफ जगहों पर फिल्म इंडस्ट्रीज थे, वहां पर मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में बनाए जाते थे। लेकिन 1990s में
40 मूवीज बनाए जाते थे साल में, फिर उसके बाद सिर्फ 2 मूवीज बनाए जाते थे साल में, फिर उसके बाद जो है ना मूवीज का जवाल शुरू हुआ। फिर 2003 में जो यंग जवान फिल्म मेकर्स थे वो क्या करते हैं कि पाकिस्तानी मूवीज जो इंडस्ट्री था, हब था लाहौर, उससे उधर से जो है ना शिफ्ट होते हैं कराची की तरफ। फिर 2005 में जो महेश भट्ट था वो पाकिस्तान आते हैं और उसके अपने मूवी जहर मूवी के लिए यहां पर आता है पाकिस्तान में, और वो सिंगर ढूंढता है और आतिफ इस्लाम को उसे सिलेक्ट करता है, और मीरा जो कि पाकिस्तान की एक्टर थी उसे सिलेक्ट करता है अपने जहर मूवी के लिए। फिर उसके बाद 2007 में कराची में शोएब मंसूर अपना मूवी बनाता है खुदा के लिए, और ये बहुत हिट, बहुत बड़ा मूवी होता है, और ये मूवी के जरिए शोएब मंसूर बहुत पैसे कमाता है। बहुत बड़े मूवीज रिलीज किए जाते हैं जिन्होंने करोड़ कमाए, और उन मूवीज का नाम मैं हूं, शाहिद अफरीदी और वो बहुत बड़े पाकिस्तानी मूवीज थे। फिर उसके बाद 2013 में जो है ना बहुत सारे न्यूज चैनल्स बनाए जाते हैं पाकिस्तान के, और बहुत सारे लोगों को वहां पर उनसे बात की जाती है, उनको इंट्रोड्यूस किया जाता है, उनको इंटरनेट पर दिया जाता है। और फिर 2014 में भी मूवीज बनाए जाते हैं, 2016 में भी बहुत सारे मूवीज बनाए जाते हैं, और फिर 2020 इस तरीके से अभी बहुत सारे पाकिस्तान में मूवीज बनाए जाते हैं। पाकिस्तान में 14,000 से ज्यादा उर्दू मूवीज बनाए गए, और 1,000 से ज्यादा बलोची मूवीज बनाए गए, और 3,000 से ज्यादा पश्तो मूवीज बनाए गए, और 5,000 से ज्यादा सिंधी मूवीज बनाए गए, और जो है ना 10,000 से ज्यादा पंजाबी मूवीज बनाए गए। तो इस तरीके से अभी साल में एवरेज मूवीज की बात करें तो वो 60 मूवीज हर साल पाकिस्तान में रिलीज किए जाते हैं। अभी पाकिस्तान में अकॉर्डिंग टू शान शाहिद 723 से ज्यादा मूवीज पाकिस्तान में बनाए जाते हैं, और उनमें से 722 मूवीज सिर्फ कराची में बनाए जाते हैं, दूसरी जगहों पर थोड़े मूवीज बनाए जाते हैं। अभी आप देखोगे कि अभी मुख्तलिफ जगहों में, कोयटा में, लाहौर में, मुख्तलिफ जगहों पर वहां पर मूवीज बनाए जाते हैं, और वहां पर फिल्म प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रीज हैं। अगर हम अभी पाकिस्तानी मूवीज पर थोड़ा नजर डालें तो अभी पाकिस्तानी मूवीज, बिलीव मी, अभी पाकिस्तानी मूवीज सिर्फ किस थीम पर, किस कंटेंट पर वो ज्यादा मूवीज बनाते हैं, वो फैमिली प्रॉब्लम्स पर ज्यादा मूवीज बनाते हैं। वो कि अभी सास बहू हैं, वो एक दूसरे के साथ लड़ाई करते हैं, भाई बहन, मींस जो फैमिली रिलेटेड इश्यूज हैं उन पर वो ज्यादा फोकस करता है। अगर हम पाकिस्तानी मूवीज को देखें तो वो सिर्फ इश्क, माशूकी और फैमिली प्रॉब्लम से रिलेटेड है। वो फैमिली के झगड़ों के बारे में बताता है, और वो इश्क माशूकी के एक बंदा अमीर होता है, वो एक औरत के साथ मोहब्बत कर बैठता है, और वो सब कुछ खो देता है उस औरत के लिए। और एक औरत होती है, वो अमीर औरत होती है और गरीब बंदे के साथ मोहब्बत कर बैठती है, और उसके लिए सब कुछ खो देती है। इवन मर जाते हैं कि बंदा इश्क करता है और वो खुद मर जाता है, उसे हासिल नहीं कर पाता, उसे हासिल भी कर लेता है लेकिन उससे कुछ भी फायदा उसे नहीं होता। यार ये किस तरीके के मूवीज बनाए जाते हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तान में इस वजह से अभी थोड़े मूवीज फेमस हैं क्योंकि उनमें थोड़ा मॉडेस्टी है, वो थोड़ा कपड़े पहनते हैं, तो इसकी वजह से जो फैमिली है वो बैठकर उन मूवीज को देख सकते हैं। अगर हम इंडियन मूवीज की देखें तो वहां पर कोई मॉडेस्टी, कोई इन चीज को फॉलो नहीं किया जाता, वहां पर छोटे छोटे कपड़े पहने जाते हैं, तो फैमिली उन मूवीज को नहीं देख सकते। तो इसकी वजह से अभी पाकिस्तानी मूवीज मॉडेस्टी की वजह से, तो मेरे प्यारे दोस्तों मैं सबको यही सलाह दूंगा कि दूसरे टॉपिक्स पर मूवीज बनाए जाएं, और अच्छे अच्छे इस्लामिक रूल्स को, इस्लामिक एथिक्स को नजर में रखते हुए मूवीज बनाए जाएं। अभी जिस तरीके के जो जॉयलैंड मूवीज हैं, ये जॉयलैंड मूवीज बिल्कुल, बिलीव मी, अगर इन मूवीज को देखें तो ये इस्लामिक एथिक्स के खिलाफ हैं। ये मूवीज को इसलिए फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया क्योंकि जो अमेरिकन थे वो यही चाहते हैं, जो हॉलीवुड के लोग हैं, हॉलीवुड के जो फिल्म प्रोड्यूसर्स हैं, वो यही चाहते हैं कि इस रेस में जो पाकिस्तानी यंग जनरेशन है वो भी इन तरीके से इन जैसे मूवीज बनाने लगे, ताकि वो भी गुमराह हो जाएं, वो इस्लाम को भूल जाएं। आपको यही सलाह दूंगा कि हमें टेक्नोलॉजीज पर मूवी बनाना चाहिए, हमें दूसरे टॉपिक्स, दूसरे जो थीम है, कंटेंट्स हैं, उन पर मूवीज बनाना चाहिए। हमें टेक्नोलॉजीज, हमें मोटिवेशन, हमें लेसन्स, जिन मूवीज में लेसन्स हो, सबक हो, वो मूवीज, वो ड्रामाज हमें बनाना चाहिए। ये सिर्फ इश्क माशूक के ऐसे ड्रामाज नहीं बनाना चाहिए, लेकिन हमें दूसरे टॉपिक्स पर भी फोकस करना चाहिए। अगर मुझे चांस मिले तो इंशाल्लाह मैं पाकिस्तानी ड्रामास के लिए स्टोरीज बना सकता हूँ, टॉपिक्स बना सकता हूँ। दैट्स इट ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज।